हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स IQ। और अगर आप कॉमर्स से हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। ये हमारा 11 पार्ट है। तो हम मोशन स्टडी से स्टार्ट करने वाले हैं। हमने यहाँ मेथड स्टडी तक जो टेक्निक है टेलर का वो पढ़ लिया है। अब यहाँ से अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए गाइस, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बगल में जो बेल बटन है उसको दबा दीजिए। शेयर प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सबको बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Motion study. It is the science of eliminating wasteful resulting from using unnecessary, ill-directed and insufficient motions by workers and machine to identify best method of work. Motion study में guys टेलर ने ये बोला है कि आप ना देखिए कि किस हिसाब से जो है वो लोग काम कर रहे हैं, किस हिसाब से वर्कर काम कर रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ना अननेसेसरी की होती हैं, मतलब वेस्ट होती हैं। देखिए आप देखना कि कितनी बार क्या होता है कि लोग 4 बार, अगर आपने घर में वर्कर रखा हो तो 4 बार वो चाय पीने के लिए जाएंगे, तो आपको क्या लगता है वो जो इतना 4 बार जा रहे हैं, अगर वो 10-10 मिनट ही ले रहे हैं तो 40 मिनट उन्होंने वेस्ट किया है। तो उस ये जो सारी बहुत सारी चीज़ें जो वेस्ट होती हैं, जो वर्कर्स मतलब क्या करते हैं बीच बीच में एक ये नहीं करते हैं अच्छे से, मतलब उनका ध्यान भटकता रहता है, बीच बीच में इधर चले गए उधर चले गए, किसी से बात कर लिया। तो इस सब चीज़ों को टेलर ने बोला है कि आप एनालाइज करिए, उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं उन्हें क्या करिए, उनको हटाइए, वर्कर्स के साथ उन्हें समझाइए, कोऑपरेट करिए, एक टाइम दीजिए उनको, ताकि वो जो है वो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो सके और वर्क की जो इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ सके। आई होप गाइज ये वाला, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप बता सकते हो मुझे, मैं आपको आगे वाले में बता दूंगी। उसके बाद गाइस है टाइम स्टडी। It determines the standard time taken to perform a well-defined job. The objective of time study is to determine the number of workers to be employed, frame suitable incentive scheme, and determine labor cost. Guys, टाइम स्टडी में क्या इन्होंने बोला है, टेलर ने ये बोला कि आप ना एक टाइम, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो आप सेट करिए किसी भी जॉब के लिए कि आपको इतने टाइम में परफॉर्म करना है। और ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइम स्टडी अगर हम करते हैं तो उसका फायदा क्या क्या है। तो इसमें ये बोला गया है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम एंड डिटरमाइंस लेबर कॉस्ट। इससे सबसे पहले हमें ये भी पता चलेगा कि लेबर कॉस्ट हमारा कितना आ रहा है, और हम देखेंगे कि कितने कौन कौन से वो वर्कर हैं जो स्टैंडर्ड टाइम जो हमने सेट किया है उसमें जो है वो काम कर रहे हैं। उस हिसाब से उनको इंसेंटिव अगर देंगे, देखिए गाइस इससे क्या होगा कि इंसेंटिव देंगे तो वो ना उनका मन करेगा कि वो भी स्टैंडर्ड टाइम जो हमने सेट किया है वो उसमें वो सारा काम खत्म करे। उसके बाद है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी seeks to determine time and frequency of rest intervals in completing a task. The rest interval will enable workers to regain their lost stamina, thereby avoiding accident, rejection and industrial sickness. Guys, देखिए हम काम करते हैं, आप लोग पढ़ते पढ़ते भी जो है वो थक जाते हो, और नींद या आराम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे वर्कर जो कि मतलब फिजिकल वर्क करते हैं, वर्कर लोग तो फिजिकल वर्क ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन चाहे आप फिजिकल या मेंटल कोई भी वर्क करे हो तो आपको थकान तो होती ही है। देखिए आप सुबह जब उठते हो तो जितनी आप में क्या होती है, जितनी जितनी एनर्जी आपको सुबह रहती है उतना आप दोपहर तक जाते जाते फिर आपकी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है। तो ऐसा तो सबके साथ होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप ना
उनको रेस्ट देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको ना एक टाइम के बाद आप रेस्ट दीजिए। वो जो रेस्ट उनके उनके लिए जितना सफिशिएंट हो अगर उन्हें मिल जाएगा, तो फिर वो वही, जब देखिए गाइस हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कितना जोश में होते हैं। देखिए हम अपना एग्जांपल लेते हैं, जब हम किसी नए क्लास में जाते हैं, नया बुक आता है, नई कॉपी आती है, हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम हमारा मन करता है हम एक ही दिन में सारा पढ़ लें। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, इंटरेस्ट खत्म होता जाता है। ऐसा सबके साथ होता है। तो इसी इसमें इन्होंने बोला है कि आप उनको क्या कीजिए, रेस्ट दीजिए। एक टाइम सेट कर दीजिए कि इतने टाइम के बाद आपको रेस्ट मिलेगा। इससे क्या होगा, वो जो रेस्ट करके फिर से उठेंगे तो क्या होगा, उनका जो एनर्जी जो कम हो गया था वो फिर से उनको मिल जाएगा और वो उसी इफिशियंसी से काम करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। और इससे फ़ायदा क्या-क्या होगा अगर आप ऐसा करेंगे, तो एक्सीडेंट, देखिए लोग बहुत थक जाते हैं तो कुछ इधर-उधर गड़बड़ हो गया, तो क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर रिजेक्शंस होता है, इंडस्ट्रियल सिकनेस, ये सब सारी चीज़ें जो है वो जो है वो होती हैं अगर आपका स्टेमिना अच्छे में नहीं है। तो आप फटीग स्टडी करके एक टाइम बना के उनको रेस्ट करने का टाइम दीजिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होंगी। उसके बाद गाइस है सेवंथ, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। दिस सिस्टम लिंक्स वेजेज एंड प्रोडक्टिविटी। ये जो डिफरेंशियल पीज वेज सिस्टम है गाइस, ये क्या लिंक करता है, वेजेज और मतलब मजदूरी और प्रोडक्टिविटी, जितना प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको क्या करता है, लिंक करता है। द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज स्टेब्लिश एंड टू पीस रेट्स आर यूज्ड। मतलब हम क्या करते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड आउटपुट सेट कर देते हैं कि हमको इतना जो है प्रोडक्ट इतने टाइम में बनाना है, और दो प्राइस रेट रख देते हैं, दो पीस रेट रख देते हैं। हायर फॉर दोज हु अचीव अप टू एंड मोर देन स्टैंडर्ड। मतलब देखिए इफ दो रखते हैं, इसमें पहला वो जो कि हमने स्टैंडर्ड जितना सेट किया है, जैसे हमने सेट किया है कि 10 प्रोडक्ट हमें 1 घंटे में बनाना है, और किसी मजदूर ने अगर 1 घंटे में 20 प्रोडक्ट बना लिया, तो उसे क्या मिलेगा, हाँ, इफिशिएंट वर्कर वो कहलाएगा, और उसे क्या होगा, उसे ज़्यादा मतलब आप मजदूरी दोगे। और जो जैसे कि 1 घंटे में 10 सेट किया और कोई जो है वो 8 ही कंप्लीट कर पा रहा है, तो उसे जो जितना हम सेट किया है उससे कम दोगे। तो इससे क्या होगा कि गाइस की मतलब जो 10 नहीं कर रहे थे, 8 कर रहे थे, उनका भी मन करेगा कि वो 10 तो कम से कम कंप्लीट करें ही, उससे आगे अगर और ज़्यादा वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो उन्हें भी ज़्यादा पे मिलेगा। तो इससे इससे वो क्या होंगे, मतलब वो मतलब उनका मोटिवेशन बढ़ेगा काम करने के लिए। तो और वो क्या करेंगे, मोटिवेट होके उनका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, स्टैंडर्ड टास्क इज 10, मतलब स्टैंडर्ड हमने क्या सेट किया है, 10 यूनिट का। रेट क्या है, 50। मतलब अगर आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो आपको 50 रुपये जो है वो मिलेगा एक इस पे। मतलब एक यूनिट पे आपको कितना मिलेगा, 50। अगर आप क्या करते हो, 40 करते हो, तो आपको अगर आपने 10 यूनिट से कम प्रोड्यूस किया है तो आपको 40 रुपये मिलेगा। देखिए अब देखिए क्या मतलब, किसी ने क्या किया, अगर 10 यूनिट से 11 यूनिट कर दिया, तो 11 × 50, 11 × 50 550 रुपये उसको मिलेगा। ये कौन सा इफिशिएंट वर्कर हुआ। अब जो क्या है, जो नौ नौ यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है उसको कितना के 40 के हिसाब से मिलेगा, तो 360। देखिए कितना 190 रुपये का डिफरेंस आ गया दोनों में, तब कि 2 ही यूनिट तो वो ज़्यादा किया है। तो इससे क्या होगा कि सेकंड वाला जो है वो मोटिवेट होगा कि मैं भी 11 यूनिट करूं, ताकि कितना हो, या 10 यूनिट करूं ताकि मुझे 50 पर यूनिट के हिसाब से पे किया जाए। उसके बाद है गाइस ये मेंटल रिवोल्यूशन।
It involves a complete change in mental outlook and attitude of workers and management towards one another for competition to cooperation. मतलब the management should create pleasant working condition and workers should work with devotion and loyalty instead of fighting over distribution of profit. They must focus attention on increasing it. मेंटल रिवोल्यूशन में ये बोला गया है कि आप मैनेजमेंट और वर्कर एक दूसरे को समझेंगे, अगर अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी होगी तो क्या होगा, इससे हारमोनी बनी रहेगी, कभी कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होगा और हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो वो काफ़ी अच्छा से ग्रोथ करेगी। देखिए, सबसे मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन देना चाहिए, एक ऐसा वर्किंग कंडीशन देना चाहिए जिसमें जो है वर्कर वो अच्छे तरीके से काम कर सके, उन्हें किसी चीज़ का दिक्कत ना हो। और वर्कर को इसके लिए अगर मैनेजमेंट ऐसा कर रहा है तो वर्कर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो काम उसको दिया गया है वो बहुत ही लगन के साथ और लॉयल्टी के साथ करे। तो अगर ये दोनों चीज एक दूसरे, तो इनसे क्या होगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का वातावरण बहुत ही अच्छा रहेगा और हाँ, फोकस्ड रहेंगे हम, बस एक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ। और इससे हमें भी फायदा, वर्कर्स को भी फायदा और सारे लोग खुश रहेंगे। तो आपको तो पता ही है, जब सारे लोग खुश रहते हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। तो गाइज यहीं तक ये सारा जो है टेक्निक जो है वो मैंने आपको करवा दिया। अब कुछ कुछ चीज़ें और जो हैं वो बची हुई हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी मतलब पॉइंट में, तो कमेंट करके पूछ लेना और शेयर करना मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करवाना सबसे। और पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो